लोकसभा इलेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी हलचल हो रही है। सियासी बताया जाए तो किस तरह कल हमने आपको आप तक खबर पहुंचाई है कि ग्रैंड अलायंस का इनेकाद होने जा रहा है, जो इंडिया अलायंस और पीएचडी को काउंटर करने के लिए बनाई जा रही है। इस सब पे बातचीत करेंगे और उसके बाद लाल सिंह का जम्मू आना और कांग्रेस पार्टी फिर से ज्वाइन करना किस चीज़ को दर्शाता है और किस हद तक भाजपा को ये लाल सिंह का ज्वाइन करना डेंट कर सकता है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सईद तजम्मुल बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सईद तजम्मुल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया अलायंस और पीएचडी को काउंटर करने के एक अलायंस बन रही है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन आज़ाद इस पार्टी का इस अलायंस का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें पीसी का बताया जा रहा है, अपनी पार्टी का बताया जा रहा है और भी कोई एक्स-MLAs का नाम बताया जा रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हैं, वो भी शायद इस अलायंस को ज्वाइन करेंगे। किस तरह देखते हैं आप ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले इस तरह की अलायंस बनना किस चीज़ का इशारा कर रही है? देखिए मसूद साहब, कश्मीर में, जम्मू में और हमारे लेह लद्दाख में भी इस तरह की सूरत हाल कभी हुआ करती थी कि जब जब इलेक्शन आते थे तो टेम्पररी बेस पे जो है हम ख्याल जमातों का ऐलान किया जाता था। और किसी वक्त में मुझे याद है पीडीएफ और उस वक्त गुलाम समीर डीपीएन के सरबराह हुआ करते थे, इंजीनियर रशीद अपनी पार्टी के सरपरस्त, और उस वक्त संजय सराफ का जो लोक जनशक्ति पार्टी है, ये काफ़ी इत्तेहाद हमने देखे हैं। हमने शेर कश्मीर पार्कों में बड़े बड़े लीडरों को इकट्ठे इत्तेहाद का भाषण देते हुए देखा है, लेकिन इलेक्शन ख़त्म और ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद साहब की ये जो कोशिश चल रही है दरी पर्दा अपनी पार्टी के सरपरस्त अल्ताफ़ बुखारी के साथ, सज्जाद लोन साहब के साथ, ये हम ख्याल जमाते हैं। हम ख्याल इसलिए कि ये कहते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टीज वो होती है जो सियासत से जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना शुरू करते हैं। गालिबन अगर एक तरफ पीएचडी टूट गई, उमर अब्दुल्ला ने वबा की दोहल ऐलान किया और पीएचडी को ख़त्म किया, दूसरी तरफ कम से कम जिनको ये लोग बी पार्टियां कहते थे, उमर अब्दुल्ला और बाकी लीडरशिप जो है वो लगातार अल्ताफ़ बुखारी को बी टीम कहते हैं बीजेपी का, सज्जाद लोन को बी टीम कहते हैं, आज़ाद को बी टीम कहते हैं बीजेपी का। कम से कम बी टीम वाले तो इकट्ठे हुए, और जो ए टीम खुद को कहते हैं कि हमें जी दुख दर्द है जम्मू कश्मीर का और किसी को भी नहीं है, वो तो बिखर गए। अभी एक मामूली सीट को लेकर वो बिखर गए जो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना था, जीत का ऐलान नहीं था, जिससे उमर अब्दुल्ला की वो सिंसियरिटी भी सामने आई जो वो किसी वक्त में कहते थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट हम महबूबा मुफ्ती को करते और उन्हें बीजेपी के साथ हाथ क्यों मिलाया। देवेंद्र राणा ने इस सारी कहानी का पर्दाफाश किया जब उन्हें कहा कि उमर अब्दुल्ला 4 बार दिल्ली गया, फारूक अब्दुल्ला गया बीजेपी को पीडीपी को रोकने के लिए कि पीडीपी बीजेपी ना जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जाए, लेकिन आंकड़े और सीटें कम थी। गालिबन ये जो इत्तेहाद है इस और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कश्मीर घाटी में इत्तेहाद की जो कमी थी वो शायद बी टीम ने पूरी कर दी। जिनको आप बी टीम कहते थे उन्होंने इत्तेहाद की रिवायत को बरकरार रखा, उन्होंने जो कहा था कि हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, उसका आगाज हो चुका है। मुझे लगता है कि इस इत्तेहाद से रीजनल पार्टीज को और कांग्रेस पार्टी को बाहर रखकर जब आप डेमोक्रेटिक पार्टी जो है आज़ाद साहब की, उसको प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस को, अब उसके बाद इंजीनियर साहब की पार्टी भी अब मैदान में आ रही है, लेकिन जब आप 3 पार्टियों को देखते हैं, अपनी पीसी और आज़ाद साहब को, इत्तेहाद को देखते हैं, इत्तेहाद का मतलब है कि कब्जा करना इत्तेहाद पर, इत्तेफाक से और इख्तिदार पर कब्जा करना। गालिबन मुझे लगता है एक कोशिश है और ये कोशिश जो है ये पीएचडी के लिए तमाचा है। जो लोग उनको बी पार्टी कहते थे, बी पार्टियां इकट्ठे तो हुई लेकिन ए पार्टी बिखर गई है। आपका कहना यह है कि जिस तरह से पीएचडी की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें की जाए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग की गई जिसकी सदारत खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब करते थे और ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा को निकालना है एक ही प्लेटफॉर्म से हमें बात करनी पड़ेगी, और वही प्लेटफॉर्म आज शायद गुलाम नबी आज़ाद बना रहे हैं। यही कहना आपका कि उनमें यकजहती नहीं थी, उनमें वो बात नहीं थी कि इलेक्शन आते आते वो लोग सब अपने रास्तों से भटक गए? बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा आपने उसको अमलाया ही नहीं। आपने कहा कि पीएचडी बहुत ज़्यादा ऊपरी लेवल तक हमने बनाई है, इस वक्त हमें हकीर मकासद को छोड़ना होगा, इस वक्त हमें ज़ाती रंजिशों को ख़त्म करना होगा, हमने सियासी नज़रिया अपनी जगह है, लेकिन फ़िलहाल जो हमने जम्मू कश्मीर की जो तशख़्ख़ुस की बात लोगों के लिए की जाती थी, हमें एक होना है। और जब इम्तिहान का वक्त आता है, शायर बखूबी कहते हैं
ओहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मैली आंखें मूंद, यानी रात बहुत ही जागे, सुबह हुई आराम किया। जब सुबह का वक्त था, सुबह सादिक होते नमाज का वक्त था, इबादत का वक्त था, उस वक्त ये PHED टूट गई। अब PHED को तोड़ने के लिए अब की बार जो इल्जामात लगे थे, नई दिल्ली कोशिश कर रही है। नई दिल्ली ने बिल्कुल कोशिश नहीं की। नई दिल्ली ने कबल वक्त बताया, तरुण चुग साहब ने बताया, शाहनवाज साहब ने बताया, बाकी लीडरों ने बताया, होम मिनिस्टर ने बताया कि ये गैंगस्टर है, ये लोग मिले हुए हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये सीटों पर कब्जा करना चाहते हैं, ये इख्तिदार चाहते हैं, इनको सिविल सेक्रेटरी जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी है। गालिबन वो वक्त ने साबित कर दिया जिस वक्त उमर अब्दुल्ला ने बड़े एरोगेंस मूड में कहा कि PDP को तीसरी चौथी पोजीशन मिली है जी, हम उनको सीट नहीं देंगे, और उनके मद मुकाबिल में मारूफ गुजर लीडर को अब मैदान में लाने के बारे में कोशिश करते हैं ताकि खुद भी हारे और दूसरी पार्टी को भी हरवाएं और तीसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि यह कोशिश जो है, लेकिन मैं फिर कहता हूं ये टेम्परेरी इत्तेहाद है। ये इत्तेहाद अमूमन इलेक्शन पे होते हैं और इलेक्शन पे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखिए मेरा सवाल ये है कि जो इत्तेहाद हुआ, इससे कितना डेंट हो सकता है PHED जो इंडिया अलायंस जो यहाँ पे बनी फिर रही है, जो अभी तक सीटों का बंटवारा करने के लिए बात करने के लिए जो है आगे नहीं आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस अलायंस की जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रही है उससे इनको कितना डेंट हो सकता है? देखिए, ग्रैंड अलायंस उन जमातों ने बनाई है जो नई जमातें हैं और इनकी मजबूरी भी है। नॉर्थ में किसी का कंट्रोल है, किसी का सेंटर में है, किसी का साउथ में है, किसी का आपका पीर पंचाल में है, चनाब में है। ये जो डेंट है ये बाकी हुआ और इसे PHED को या नेशनल PDP को जो है धचका लग सकता है अगर वो संभले नहीं। अभी वक्त है, अभी चुनाव उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं हुआ, अभी कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने अभी से बांटने शुरू किए और गालिबन उमर अब्दुल्ला साहब अगर नॉर्थ से लड़ते हैं और सेंटर से मसूदी को, और उसके बाद मियां अल्ताफ साहब का नाम लिया जा रहा है, शायद वो रजौरी अनंतनाग सीट से लड़ेंगे। इसमें आप नुकसान अपना ही कर रहे हैं। और इंजीनियर रशीद के ये उसके उम्मीदवार की तरफ से, तर्जमान की तरफ से कहना इंजीनियर रशीद लड़ेगा नॉर्थ से, उससे किसका नुकसान होगा। लेकिन PHED के लिए और NCPDP के लिए सबक ये है कि आप लोगों ने जो कहा, आपने सही वक्त पे जिसका इस्तेमाल करना था, आपके अपने नुस्खे का, जो आप अपनों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप कौम के बारे में क्या सोचेंगे। जब आपने एक मैंडेट को लेकर अपने PHED को तोड़ दिया, आप आम लोगों के बारे में कब सोचेंगे। रियाया सब कुछ देख रही है। मुझे जी एक और सवाल है मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सजाद लोन PC जो है वो भी शायद इस अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही सजाद लोन का ये मंजर आम पे आया कि वो नॉर्थ कश्मीर से कॉन्टेस्ट करेंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि अलायंस की जो सोच है वो शायद मुजफ्फर बेग को नॉर्थ कश्मीर से उठा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे PC में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है? देखिए, शायद दिल्ली में और यहाँ पे कई बार मीटिंगें हुई, दर पर्दा हुई, और न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े मैथमेटिशियन बैठे थे जिसमें ट्राइबल वोट कितना है, ST कितना है, चौधरियों का वोट कितना है, तेलियों का वोट कितना है, कम्युनिटी ट्राइबल्स कबायली अमूरात के कितने मामलात हैं। ये सारा एक्सरसाइज मैराथन हो चुका है, जिसके बाद ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। नहीं तो शायद जिन हालात में वो थे, जिस अलायंस में वो चल रहे हैं, जिस नजरिए से वो चल रहे हैं, वो कुछ वक्त और करते थे। ये लास्ट फेज में है बारामूला का इलेक्शन। कबल वक्त ऐलान करने का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि अलायंस को दरी पर्दा कोई ये ना बता दे कि मुजफ्फर हुसैन बेग को ही आपको सपोर्ट करना है, उनकी सियासत अभी है और सियासी ज़िंदगी को हमें उसको मदद करनी होगी। मुझे लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस उससे नीचे नहीं आएगा और सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी और मुंतखब या किसी और लीडर का नाम अनाउंस होने के उसको सपोर्ट करेंगे। अलायंस जो बनी है उसमें हो सकता है कि आने वाले वक्तों में, चूँकि कल ही वफाकी वजीर अमित शाह ने कहा कि सितंबर से डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उससे पहले इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। उस वक्त मुझे लगता है कि बेग फैमिली जो है वो इस अलायंस में बड़ा अच्छा शेयर के साथ आगे बढ़ेगी। अलायंस को बेग साहब की जरूरत है, बेग साहब को अलायंस की जरूरत है। या आने वाले वक्त में मुझे लगता है असेंबली में कंपनसेट किया जाएगा। वट एवर यू हैव, इट इज सजाद लोन फॉर दिस पार्लियामेंट। मुझे ये भी बताइए कि जिस तरह खबरें बड़ी गर्दिश कर रही, र्यूमर है, स्पेकुलेशन से, और ये देखा गया जितने र्यूमर स्पेकुलेशन है हमेशा सच होते हैं जम्मू कश्मीर को लेके। क्या आपको लगता है कि जिस तरह खबरें आ रही है कि नॉर्थ कश्मीर से जो मुजफ्फर बेग साहब है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये हम तक खबरें पहुंच रही है, आप किस तरह क्या बोल रहे हैं? देखिए, बेग साहब कॉन्टेस्ट करें ना करें, उससे बड़ी बात यह है कि बेग साहब किस तंजीम से है। बेग साहब को कॉन्टेस्ट करना है
तो या तो वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ होते, या तो पीटीपी के साथ होते, या अगर वो अलग कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो क्या वो दरिपर्दा बीजेपी का उम्मीदवार होगा या किसी और ग्रुप का उम्मीदवार होगा। अगर है, क्योंकि पहाड़ियों को बड़ा ट्राइबल स्टेट्स मिलने के बाद मैं अभी कुछ देर पहले जो है करना के एक डेप्यूटेशन से मिला, वो कहते हैं कि हमें जो मरकज़ ने दिया हमें उसका सिला वापस लौटाना है, वोट के ज़रिए से हम अब की बार इसको कंपनसेट करेंगे। मुझे लगता है कि अगर बेग साहब अलग उठे, सज्जाद साहब अलग उठे, उमर साहब भी उठे और पीटीपी में अब्दुल मजीद साहब हैं, रफ़ीक रातर साहब हैं, 2 नामों पे कंसेंसस आज या कल में क्लियर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है सेंट्रल अलायंस को नहीं हो सकता है। यहाँ मुकाबला जो है एक बार फिर रीजनल अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। तो जैसे आपने कहा कि पीडीपी खुद से उतार रही कैंडिडेट और ये इंडिया अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो खुद से कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो क्या खबरें मिल रही हैं? एनसी किस किस कैंडिडेट को कहाँ से उतार रही है और पीडीपी किस किस कैंडिडेट को उतार रही है? देखिए, ये फैसला हो चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 उम्मीदवार खड़ा करेगा। पीटीपी 3 निशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। साउथ कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, सेंट्रल कश्मीर से वहीदुर रहमान परा, शुमाली कश्मीर से मोहम्मद रफ़ीक रातर या अब्दुल मजीद मीर साहब। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास शनिचर को 11 बजे नौगाम में महबूबा मुफ्ती के प्राइवेट हाउस में बुलाया जा रहा है और जिसके बाद ये फैसला आ जाएगा कि ये 3 सीटें, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, 3 उम्मीदवार जो है मैदान में होंगे, वहीदुर रहमान परा, महबूबा मुफ्ती और नॉर्थ से 2 में से 1 होगा। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गालिबन, चूंकि उमर अब्दुल्ला ने आखिरी इलेक्शन जो है वो बीरवा से लड़ा था, बीरवा डिलिमिट होने के बाद और बडगाम डिलिमिटेशन के बाद, हदबंदी के बाद बारामूला के साथ जुड़ा है। उमर अब्दुल्ला ही उम्मीदवार हो सकते हैं बारामूला से। और उसके बाद जब आप सजाद लोन साहब की बात करते हैं और इंजीनियर रशीद का, इसमें जो जेल से, तिहाड़ जेल से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल के उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास खत्म हुआ। इश्तियाक कादरी साहब ने, जो कि चेयरमैन है पीएससी के, उन्हें ऐलान किया इंजीनियर रशीद और हम लोगों से वोट मांगेंगे उनकी रिहाई के लिए। हो सकता है कि सेंटिमेंट, जज्बात मैदान में आए और उससे कहीं ना कहीं एक मखसूस पार्टी का वोट कट सकता है इंजीनियर रशीद के मैदान में आने से। तो मुझे ये बताइए, जो पीएचडी बनी, फारूक साहब ने कई मीटिंग्स ली, उसके बाद अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, उन्होंने यही कहा कि भाजपा को हटाना है तो एक ही मंच पे आना है। क्या वो वादे और दावे सब फेक थे, बेबुनियाद थे, झूठे थे? देखिए, सियासतदान जो है वो हालात के मुताबिक चलता है। सियासतदान क़ब्ल अज़ वक्त फैसले नहीं करते हैं। नहीं, हालात या अपने, देखिए, हालात और अपने मन मूड के मुताबिक। हालात मतलब कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको लग रहा है कि हम किसी का सपोर्ट देकर हम क्यों उनकी खैर आफियत जानने की कोशिश करें, हम तो खुद जीत रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार हो चुका है और खुद एतमादी का शिकार हो चुका है और उसूलों को उठाकर जो अपने तौर तरीके से 3 उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है, उससे आम लोगों में बहुत गलत तासुर गया है और जिससे रीजनल बैलेंस जो पहले से था, हालांकि सियासी तंजीमों की रंजिशें आपस में रही, लेकिन ये जो अलग अलग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसका गालिबन ये मतलब है कि ये अपनी जीत को जो है अपने ही आसपास रखना चाहते हैं और इक़्तिदार को शेयर नहीं करना चाहते हैं। और इस नाजुक मरहले पर जिस तरह से एनसी ने पीडीपी से वॉकआउट किया, जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, जो पीएचडी बना था, उसको बालाए ताक रखकर अपनी तंजीम को फौकियत दी, अपने इक़्तिदार को फौकियत दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अवाम का रोष पाया जाता है, भले ही उनके वोटरान उनके साथ हो, उनके वर्कर वो साथ में हो, लेकिन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और आम लोगों में यह तासुर है कि उमर अब्दुल्ला को इतने एरोगेंस मूड के साथ इस अलायंस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि जिस कैपिटल में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जमात मजबूत है, उसको और मजबूत करने की जरूरत थी, ताकि नतीजे कुछ भी कल आ जाते, लेकिन अवामी और रियाया ये कहती कि ये नाजुक मरहले पर एक साथ थे और जो बातें इन्होंने गुपकार में फारूक अब्दुल्ला के निवास से किया था, उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश की। जी, अब जरा जम्मू की बात करते हैं कि क्योंकि पिछले 48 घंटों में कई फेरबदल जम्मू की सियासत में आए। जिस तरह लाल सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद कल जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे, काफ़ी भारी तादाद में लोगों ने स्वागत किया। कांग्रेस में इनका, लाल सिंह का आना किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा कुटवा पहुंची थी पिछले साल और लाल सिंह ने काफ़ी तादाद में लोगों को लाया स्वागत के लिए, राहुल गांधी के, और उनको स्टेज पे आने नहीं दिया। और वहाँ पे यही बातें चली कि जो लाल सिंह है उनने कुटवा में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें उनने साथ दिया उन रेपिस्ट का जो इन्वॉल्व थे उस केस में। और आज कांग्रेस में
आना लाल सिंह का किस तरह देखते हैं आप? क्या कांग्रेस के पास लोग नहीं बचे हैं या क्या है? देखिए, चौधरी लाल सिंह जम्मू कश्मीर में उतने ही मकबूल हैं जितने जम्मू में है, उतने लद्दाख में है, उतने कश्मीर में, इसमें कोई कबात नहीं है। और जो कुटवा मर्डर केस हुआ उसके बाद लाल सिंह की जो शख्सियत है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में जो है बड़ा रोष उसमें पाया गया। हालांकि उस वक्त उन्हें काबीना से महबूबा मुफ्ती ने बरतरफ किया और उनके उस रैली मार्च के बाद जो उन्होंने कुटवा में एक तरफा फैसला किया था अपनी सोच के मुताबिक, क्योंकि उनका ताल्लुक हिज़्ब इक़्तिदार बीजेपी के साथ था, लेकिन उससे उसका नफा नहीं हुआ, उससे उसका नुकसान उठाना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता चूंकि एमपी भी रह चुके हैं लोकसभा में और 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस वापस ज्वाइन किया तो तंग आमद ब जंग आमद के मसदाक लाल सिंह ने पिछला 2-3 साल गुजारा और इन 3 सालों में उन्होंने जेलें भी देखी, केस भी देखे और कई एक मामला अभी ईडी के पास हैं, कई एक मामला जो है एसीबी के पास हैं और वो कांग्रेस में ही क्यों गए। देखिए, बड़ी अफवाहें थी, कयास आराइयाँ थी कि शायद वो मोदी के जलसे में जम्मू में बीजेपी ज्वाइन करेंगे, नहीं हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहा जाता था कि स्वाभिमान फ्रंट जो उनका है उसको लेकर आगे चलेंगे, नहीं बात बनी। कांग्रेस पार्टी में वापस जाने से ये जो मरहला है कुटवा पार्लियामेंट सीट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ और अब लाल सिंह चौकी से इस जगह से इस कंस्टिट्यूंसी से पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर जतिंदर सिंह के लिए अब और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और अगर चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन दोबारा से थामा, इसका मतलब यह है कि उन्होंने सोच समझ कर फैसला लिया होगा और पार्टी लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इसके नताइज जो है जम्मू में अखज़ किए जा सकते हैं। अब मुझे बताइए, इसी सीट को लेकर बात करते हैं थोड़ा सा कि देखते हैं कि जिस तरह इसी सीट पे अब 3 कैंडिडेट बहुत बाहरी कैंडिडेट हैं जिनका पलड़ा बाहरी हो सकता है। जीएम सरोड़ी डीपीएपी पार्टी से हैं, चौधरी लाल सिंह बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से कैंडिडेट रहेंगे और भाजपा की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। क्या आपको लगता है कि किसका पलड़ा बाहरी हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में जिस तरह अब रेस चल रही है? क्योंकि तीनों कैंडिडेट अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुकाबले में अवाम में एंटी इनकम्बेंसी होगी, अमूमन जो प्रेजेंट या करंट एमपी होता है, एमएलए होता है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ जाता है। वो ग्राउंड में देखना पड़ेगा कितना है। और उसके बाद चौधरी लाल सिंह का जो स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है, जीएम सरूरी का कांग्रेस पार्टी से अलग होकर आज़ाद साहब की पार्टी में मैंडेट हासिल करना, और ये किस नवियत का मैंडेट है? आज़ाद साहब खुद क्यों नहीं उतरे? क्या वो साउथ कश्मीर का रुख करने जा रहे हैं अलायंस बनने के बाद? और क्या आज़ाद साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये मानकर चला कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जाएगा, बल्कि जो इंदरवाल के साबिक एमएलए हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के वहाँ हैं, उनका वोट किस तरफ से कटेगा, कितना कटेगा, किस तरफ जाएगा? और जीएम सरूरी के खड़ा होने से जो सबकत है वो इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास आई है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो सबकत है उसमें दरारें हुई हैं जब चौधरी लाल सिंह सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी जो 1, 2, 3 की पोजीशन है उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं है, लेकिन लाल सिंह के लिए कितनी हमदर्दी जम्मू में हासिल की जाएगी और लाल सिंह क्या कांग्रेस पार्टी को मैंडेट हासिल करने के बाद जब वो मैदान में निकलेंगे तो क्या रुख रहेगा उनके खिलाफ जो केसेस हैं, और जिस तरह से इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ किस तरह का माहौल इस वक्त बना है नई दिल्ली में, माहौल कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है। लेकिन लाल सिंह के आने से इस एंट्री के बाद ये मुकाबला दिलचस्प था जो एक तरफा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए देखा जा सकता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद जमुल साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। लेकिन आपको बता दें कि जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रही है उसको लेकर बातचीत की, और जो जम्मू में सियासी फेरबदल हुआ उसको लेकर बातचीत थी कि बताया ये जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से अब लाल सिंह भी कैंडिडेट रहेंगे और इस सीट पे बड़ा मुकाबला रहेगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तमाम पीएमओ, जैसे भाजपा की तरफ से पीएमओ रह चुके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जीएम सरूड़ी एक्स मिनिस्टर हैं और चौधरी लाल सिंह एक्स मिनिस्टर हैं, काफ़ी कामकाज हेल्थ में किया है। लेकिन जो ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है वो किस हद तक ये बातचीत मैच्योर होती है और क्या ग्रैंड अलायंस बन सकती है या नहीं, उसको लेकर आप तक तमाम बातचीत हम पहुंचाएंगे, तमाम खबरें पहुंचाएंगे। लेकिन अब ये खबरें ये आ रही हैं कि शायद अगर ये अलायंस बनती हैं तो साउथ कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद, सेंट्रल कश्मीर से अल्ताफ़ बुखारी और नॉर्थ कश्मीर से अब अगर पीसी ज्वाइन करती है तो फिर हो सकता है सजाद लोन या फिर मुजफ्फर बेग इस अलायंस का हिस्सा बने। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये भी बताया जा रहा है कि शायद पीसी में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कैंडिडेट अनाउंस कर चुके हैं सजाद लोन को, और शायद जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रही, खबरें ऐसे आ रही हैं कि शायद मुजफ्फर बेग
अलायंस का हिस्सा होंगे नॉर्थ कश्मीर से, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में अब इंजन रशीद भी आए हैं, तो मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में काफ़ी हंगामा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्शंस होंगे। और इंडिया अलायंस की बातचीत की जाए तो ये खबरें आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में कोई अलायंस नहीं कर रही है, ये दोनों जमातें अपने अपने कैंडिडेट्स हर जगह से उतार रहे हैं। लेकिन ये सब तो सारी खबरें हैं, अब आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है असल में, वो तमाम खबरें आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।